बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए से प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 21 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध लिखना एक कला है। निबंध लेखन के अंतर्गत हम विषय विशेष पर अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करते हैं। निबंध लिखते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम कभी भी निबंध में किसी भी बात को बार बार न दोहराएं। अपनी वर्तनी में, अपनी लेखनी में अशुद्धियां कम से कम हो तथा शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लेखन एक कला है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति बंधा हुआ यानी गुथा हुआ। इसका तात्पर्य है कि निबंध में भाव या फिर विचार पूरी तरह से एक सूत्र में बंधे होते हैं। निबंध के अंदर शब्द सीमा निर्धारित की जाती है। इसमें अपने विचारों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना होता है। निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय से संबंधित पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसमें कल्पनात्मक शक्ति व रचनाशीलता का प्रयोग किया जाता है। निबंध लिखते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि निबंध की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध की जो भाषा है वह सरल व प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। भाषा ऐसी हो जो सामने वाले को समझ में आ सके। भाषा को आकर्षक बनाने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियां, काव्य, पंक्तियों, दोहे आदि का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी भाषा रोचक बन सके। विराम चिन्हों व वर्तनी आदि का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के कुछ अंग होते हैं जैसे कि प्रस्तावना व भूमिका। यह रोचक व विषय वस्तु को स्पष्ट करती है। दूसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु के 2-3 अनुच्छेदों में क्रमबद्ध रूप से लिखना होता है। उपसंहार व समाप्ति। उपसंहार अंत में लिखा जाता है। एक अनुच्छेद में लिखे गए उपसंहार में लेखक अपनी प्रक्रिया भी लिखता है। यहाँ पर निबंध दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। पहला है हमारा प्यारा भारत देश। मुख्य बिंदु है प्रस्तावना। अनुपम प्राकृतिक सुंदरता, अनेकता में एकता, सभ्यता का जनक, विकासशील देश तथा उपसंहार। अपना देश और अपना गांव सभी को भाता है यानी अच्छा लगता है। बात यदि भारत जैसे महान देश की हो तो इसकी किसी से तुलना नहीं है। भारत देश हमारी मातृभूमि है। यह स्वर्ग से भी महान, सुंदर, भव्य, विशाल, सुख संपदा से संपन्न है। उत्तर में हिमालय की बर्फ से ढकी गगनचुम्बी यानी गगन को छूने वाली ऊंची चोटी गंगा यमुना आदि नदियों का कंठाहार हमारे देश में ही विद्यमान है। हम अपनी मातृभूमि को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। अनुपम प्रकृति है हमारा देश। भारत की प्राकृतिक सुषमा हमारे देश की निराली है। यहाँ ऋतुएं क्रम से आकर इसे सजाती संवारती है। बर्फ से ढकी पर्वत, शिखर, कल कल करती नदियां, लहराते हुए खेत, वन उपवन, चहचहाते हुए पक्षी, प्रकृति का मनोहारी रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। अनेकता में एकता क्या है? संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा दृष्टि से यहाँ अनेक विविधताएं हैं। फिर भी माला में मोतियों की तरह यहाँ के लोग प्रेम और भाईचारे के धागे में एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारा देश अनेकता में एकता का अनुपम उदाहरण है। सभ्यता का जनक। भारत को विश्व सभ्यता का पिता माना जाता है। भारत ने ही संसार भर को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है।
यह अनेक संतों व महापुरुषों की जननी है। भारत ने ही संसार को विश्व बंधुत्व, सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों के साथ ही महाभारत व गीता आदि की रचना यूं ही नहीं हुई, यही हुई है। इसी धरती पर कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। आज भारत एक विकासशील देश है। दुर्भाग्यवश आपसी फूट, कलह तथा संकीर्णताओं के कारण भारत को दासता का जीवन गुजारना पड़ा। लेकिन भारतवासियों के प्रसार, त्याग और बलिदान से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति की। अब हमारा राष्ट्र दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। भारत विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आया है। अब है लास्ट, अब आखिर में उपसंहार। समस्त देशवासियों को अपने देश पर गर्व हो। हम सभी भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र और पावन भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। हम सभी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन अर्पण यानी जीवन भर देश की उन्नति के लिए प्रयासरत रहे और इसकी सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। दूसरा निबंध है हमारा प्रकाश का पर्व दिवाली। मुख्य बिंदु है इसकी भूमिका, दिवाली से जुड़ी कथाएं तथा उपसंहार। भारत अनेक उत्सवों का राष्ट्र है। भारतवासी सभी त्योहार मिलजुल कर उत्साह और उमंग से मनाते हैं। लेकिन दिवाली का महत्व और लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार असंख्य कंदीलों, मोमबत्तियों, रंगीन बल्बों, दीपमालाओं से अमावस्या के गहन अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। यानी इतनी गहरी रात को भी अंधकार को काटकर उजाला कर देता है। इस त्योहार की जगमग के सामने असंख्य तारागण भी शर्माते हुए प्रतीत होते हैं। जो तारे चमकते हैं वो भी नहीं दिख पाते। अतः इस त्योहार के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ इसी दिन संपन्न हुआ था। इसी दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास के बाद में सीता जी और लक्ष्मण के साथ में अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में अयोध्या को दीपों से सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया था। घर घर में मिठाइयां बांटी गई थी। यह त्योहार तभी से आनंद, उल्लास और विजय का प्रतीक बन गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन के समय लक्ष्मी जी का अभिवार इसी दिन हुआ था। अतः लक्ष्मी पूजन की परंपरा बन गई और यह त्योहार आर्थिक संपन्नता का प्रतीक बन गया। व्यापारी वर्ग इसी दिन से अपने नए बही खातों का शुभारंभ करते। दीपावली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक मनाई जाती है। त्रयोदशी को धनतेरस तथा अगले दिन नरक चौदस मनाई जाती है। तीसरे दिन दिवाली होती है। घरों को खूब सजाया जाता है। नए वस्त्र आभूषण पहनकर रात को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। अपने मित्रों संबंधियों को मिठाइयाँ और उपहार दिए जाते हैं। इस दिन बाजारों की रौनक तो देखते ही बनती है। घरों में खीर, बताशे आदि खरीद कर लाए जाते हैं। रात को दीपमाला होती है। सभी लोग आतिशबाजी जलाकर उसकी मनोहक रोशनी में आनंदित होते हैं। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा और द्वितीया को भाई दूज भाई बहन की रक्षा हेतु उसके माथे पर तिलक लगाती है। आखिर में संहार। इस दिन बहुत अधिक पटाखे और आतिशबाजी जलाने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। इससे हमें बचना चाहिए। यह दिवाली सुख, संपन्नता और प्रकाश का पर्व है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ निबंध लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।